हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोलर कंडक्टिविटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा m। ओके, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो डेफिनेशन इज इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ वन मोल इलेक्ट्रोलाइट दैट इज डिसॉल्व्ड इन v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, फॉर्मूला देखते हैं इसका। तो जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, आपने जो कंडक्टिविटी ले रखी है उसको डिवाइड कर दीजिए कंसंट्रेशन से, तो आपका ये फॉर्मूला आ जाता है लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन दैट इज c। ओके, ये एक आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसकी यूनिट देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर आप कप्पा को मेजर करते हैं साइमन पर मीटर में, कंसंट्रेशन की आपने अगर यूनिट ले रखी है मोल पर मीटर क्यूब, मींस दोनों ही अगर ऐसा यूनिट में ले रखे हैं, तो जो लैम्डा m का यूनिट होगा वो लैम्डा m का यूनिट होगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। आप डायमेंशन एनालिसिस से यहां से निकाल सकते हैं। तो एक यूनिट तो इसका ये हो गया। बट अगर हम कप्पा को साइमन पर मीटर में मेजर नहीं करके साइमन पर सेंटीमीटर में मेजर करें और कंसंट्रेशन को जो है मोल पर मीटर क्यूब की बजाय जो है मोल पर लीटर में मेजर करते हैं, तो क्या होगा, तो यहां पर देखिए आपका जो है यूनिट चेंज हो जाएगा। तो हमने कप्पा मेजर कर रखा है साइमन पर सेंटीमीटर में और इसको मेजर किया है कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में। तो हमको पता है मोल पर लीटर का जो कंसंट्रेशन का टर्म है, सो 1 मीटर क्यूब जो है 1 मीटर क्यूब कंटेन्स 1000 लीटर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। और इस केस में क्या होगा, आपकी जो यूनिट हो जाएगी, तो यूनिट चेंज होकर के हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, और फॉर्मूला भी आपका यहां पर चेंज हो जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है हमको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला में अगर हमने कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में यूज किया है और कप्पा को जो है वो साइमन पर सेंटीमीटर में एक्सप्रेस किया है, तो आपका मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जो है वो चेंज होकर के लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय m। कंसंट्रेशन को हमने यहाँ पर मोलरिटी में एक्सप्रेस किया, तो ये हमारा फॉर्मूला चेंज होकर के अभी ये हो जाएगा। और इस टाइम पर इसकी यूनिट जो है ये होगी और पहले वाले टाइम पे इसकी यूनिट ये होगी। तो ये हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की दो यूनिट्स आती हैं। अब इन दोनों में रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन होगा। तो दिस वन इज द बिगर यूनिट, दिस वन इज द स्मॉलर यूनिट। ओके, नाउ कम टू वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। सो पहले हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की और उसके बाद जो है वो मोलर कंडक्टिविटी को देखेंगे। सो कंडक्टिविटी जो है, अगर हम डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को, कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका जो कंडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। मींस कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। ओके, और इट डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ क्या हो जाएगा, ये कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। व्हाई गेट डिक्रीज? बिकॉज कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो यूनिट वॉल्यूम में क्या होगा, जैसे आप डाइल्यूट करते हो सॉल्यूशन को, यूनिट वॉल्यूम में जो आयंस प्रेजेंट है वो नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो जाएंगे। सो आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम गेट डिक्रीज, सो कंडक्टिविटी गेट डिक्रीज। सो दिस डिक्रीज इज फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। दोनों ही केस में क्या होगी, डायल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। नाउ कम टू मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी जो है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन दैट कंटेन 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन V वॉल्यूम। सो हमको क्या करना पड़ेगा, कंडक्टिविटी को वॉल्यूम V से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट 1 लीटर के अंदर ही प्रेजेंट है, तो V का वो वैल्यू जो है वो आपका 1 हो जाएगा। और अगर ये 0.5 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर 2 वैल्यू रखना पड़ेगा। 2 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा।
क्लियर? ओके, तो ये आ गया वॉल्यूम V। अब हम जब डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशन को, तो डाइल्यूट करने के केस में क्या होता है कि हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपका सीधा सीधा क्या है, मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो आप डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। इन बोथ ऑफ द केसेस मींस ये भी जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो और चाहे आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों ही केस में डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। लेकिन इनके इंक्रीज होने का पैटर्न थोड़ा अलग होता है ना। अब हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करते 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 हमने इतना इंक्रीज कर दिया, इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया दैट आवर कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो। The concentration approaches to zero means we can say it is at the infinite dilution। तो उस टाइम पर आपकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होते 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 मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी, और उस टाइम पर जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एन नॉट। ओके, ये हो गई आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। चलिए अब आगे इसको देखते हैं। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन, इनके आपस में क्या रिलेशनशिप होता है वो हम देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इनमें ये रिलेशनशिप होता है दैट मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस A मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ C। मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, A इज अ कांस्टेंट और C आपका जो है वो C जो है कंसंट्रेशन है। चलिए इस इक्वेशन को अगर हम देखते हैं, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आपका एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। इट इज वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, लाइक जैसे कि आपके केसेस वगैरह जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनकी बात कर रहा हूं। ओके, सो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो अगर हम मोलर कंडक्टिविटी को y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू c प्लस mx। मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे y एक्सिस के ऊपर और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अगर x एक्सिस पर, ठीक है। तो जो आपका इंटरसेप्ट होगा दैट इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और जो यहां पर आपका स्लोप आएगा वो आएगा नेगेटिव स्लोप, और वो स्लोप जो है a कांस्टेंट के इक्वल होगा, उसका वैल्यू जो है इक्वल होगा कांस्टेंट a के। चलिए इसको देखते हैं ड्रॉ करके। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये x एक्सिस है, x एक्सिस पर हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन को, और y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर? सो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे जैसे हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे, डाइल्यूशन करते जाएंगे, तो हमारा जो है ग्राफ इस तरीके से आता है, इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये ग्राफ जो है वो किसके लिए है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, NaCl एटसेट्रा। तो ये हमारा ग्राफ आता है। क्लियर? तो जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं यानी डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा क्या होता जा रहा है, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब इस ग्राफ को अगर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पर आते आते और ज्यादा इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक ले आते हैं, यानी व्हेन आवर कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो तो कभी नहीं हो सकती कंसंट्रेशन, बट इज अप्रोचेस टू जीरो। तो एक्स्ट्रा प्लॉट करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू है तो ये आपका कहलाएगा लैम्डा m नॉट। तो इस तरीके से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस ग्राफ का जो स्लोप है, दैट स्लोप ये कैसा है, नेगेटिव स्लोप है, और वो स्लोप जो है वो इक्वल होगा -a। क्लियर? जो कि इस इक्वेशन से क्लियर है। ये हो गया हमारा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का,
तो क्या होगा, एक तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है विद डाइल्यूशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी वो टोटल वॉल्यूम जहां पर आपका 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो वहां पर नंबर ऑफ आयंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो इन दोनों चीजों की वजह से क्या होगा, आपका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। अब ये मोलर कंडक्टिविटी जो इंक्रीज होती है वो इस तरीके से इंक्रीज होती है कि पहले जो है जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपका डिग्री डाइल्यूशन जो है वो बढ़ा रहे हैं, तो आपका मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है एंड नियर इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन ये एकदम स्टीप हो जाता है। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, जैसे कि आप ये ले सकते हैं लाइक एसिटिक एसिड के लिए। सो द येलो ग्राफ इज फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो आपका व्हाइट ग्राफ है वो जो है वो किसके लिए है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो दोनों ही केस में डाइल्यूशन के साथ आपकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये रेगुलर इंक्रीज है, और यहां पर पहले धीरे धीरे होता है, बाद में जो है एकदम स्टीप यहां पर हो जाता है। जैसे जैसे हम इसको और ज्यादा डाइल्यूट करेंगे तो ये एकदम सीधा ग्राफ हो जाएगा, दोनों ग्राफ जो है ये ग्राफ जो है पैरेलल हो जाता है वाई एक्सिस के। तो इस तरीके से हम जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग के लिए तो एक्स्ट्रापोलेशन से हो गया, बट बाय द प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन यहां पर कैलकुलेट नहीं होगा, बिकॉज़ द ग्राफ बिकम पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमको लैम्डा एम नॉट यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो क्या करना होगा, तो इसके लिए हम एक लॉ यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस से जब हम ये लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू है, तो बाय यूजिंग ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी वी कैन कैलकुलेट the degree of dissociation alpha and as well as we can calculate the dissociation constant Ka also। ये किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका हो जाएगा लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा m नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। मींस मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो रेशियो है वही आपका जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इस फॉर्मूला को यूज करते हुए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू आ जाता है, सो बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा वी कैन आल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Ka, दैट डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट और अल्फा में जो रिलेशन है वो आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो क्या होता है, C alpha square upon 1 minus alpha। अल्फा का वैल्यू जो है इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और हम जो है Ka का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अल्फा से कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से करेंगे, और अगर हम अल्फा का वैल्यू ये जो वैल्यू है यहां पर पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा Ka is equal to C lambda m upon lambda m naught square divided by 1 minus lambda m upon lambda m naught। ओके, इस तरीके से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली जो हमारा वैल्यू आता है वो आएगा Ka is equal to C lambda m square upon lambda m naught lambda m naught minus lambda m। Means if we have the value of concentration, value of limiting molar conductivity and molar conductivity, तो डायरेक्टली भी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें यहां पर अल्फा की जरूरत नहीं है। और अल्फा के थ्रू कैलकुलेट करना है तो इन दोनों की फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और उसका कैलकुलेशन।
Now come to Kohlrausch law of independent migration of ions. So Kohlrausch law of independent migration of ions, नाम काफी बड़ा है बट ये लॉ बहुत सी सिंपल है। देखिए क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी अगर किसी भी मोलर कंडक्टिविटी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का निकालना मींस लैम्डा m नॉट की बात कर रहे हैं। So that is equal to the sum of limiting molar conductivity of anions and cations of the electrolyte, यानी टोटल आयंस की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उनको ऐड कर दीजिए, आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की निकल आएगी। तो इसका फॉर्मूला हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन है और ये नंबर ऑफ कैटायंस है, नंबर ऑफ कैटायंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, एंड V minus it is the number of anions present in the electrolyte. So by this way we can calculate the limiting molar conductivity of an electrolyte, especially weak electrolyte. चलिए NaCl के लिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। हमें अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है फॉर NaCl, ओके, सो वो क्या होगी, वो होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड माइनस। ओके, NaCl के एक मोल के अंदर सिर्फ एक ही आपका सोडियम होता है और एक ही क्लोराइड आएगा, क्लियर। और अगर हमको ये कैलकुलेट करना है MgCl2 के लिए, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए, फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, सो यहां पर क्या होगा, मैग्नीशियम तो आपका एक ही होता है और क्लोराइड आयंस यहां पर 2 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अल्टीमेटली हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आती है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट वे से जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये मोलर कंडक्टिविटी प्लस या माइनस करके कैलकुलेट कर लेते हैं। So that's all for today's session. Goodbye. Have a nice day.